हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की इग्निशन टेम्परेचर की। तो बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल मटेरियल और सब्सटेंसेस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर एक टाइप का टेम्परेचर है, एक लोवेस्ट टेम्परेचर है या मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। Let us look at some examples to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo combustion. लेट LET होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट में वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप ऑन अ स्पिरिट लैम्प। जब हम किसी पेपर कप में वाटर को बॉयल करते हैं तो और उसके नीचे स्पिरिट लैम्प लगाते हैं, मतलब स्पिरिट लैम्प पे अगर हमने पेपर कप रख दिया और उसमें वाटर रख दिया पेपर कप के अंदर और उसको अगर हम बॉयल करें तो इट इज़ बिकॉज अ पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाई टू द पेपर कप। कुछ देर बाद आप देखोगे जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, सप्लाई होगी पेपर कप को एंड पास ऑन टू वाटर। उसके बाद कहाँ पास होगा, वाटर में। जब हम नीचे से स्पिरिट लैम्प ऑन करेंगे तो पेपर कप क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद फिर पेपर कप में रखा हुआ वाटर क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एज ए रिजल्ट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट अचीव्ड। इस वजह से जब वाटर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा, जो पेपर कप है, पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा या इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पाएगा और इसी वजह से ये कैच नहीं कर पाता है फायर। ठीक है, अगर पेपर कप में वाटर रखा गया और उसको बॉयल किया जाए तो पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है वो वाटर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ठीक है, जो कि ये एक्टिविटी में आपको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट। Ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees Celsius. During summer, room temperature often rises to above 35 degrees Celsius. White phosphorus then catches fire spontaneously. देखो बच्चों, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वाइट फास्फोरस क्या है, एक टाइप का केमिकल है। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसको याद कर लेंगे। ड्यूरिंग समर टाइम में रूम टेम्परेचर का कितना हो जाता है, अगर देखा जाए तो बढ़ जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा हो जाता है रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो वाइट फास्फोरस देन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियस। तो उस कंडीशन में वाइट फास्फोरस कैच कर लेता है फायर स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और समर में, गर्मियों के दिनों में जो रूम का टेम्परेचर होता है वो 35 से ज़्यादा होता है और 35 से ज़्यादा जैसे ही होगा जो वाइट फास्फोरस होता है वो कैच कर लेता है फायर को। थर्ड पॉइंट, मैच स्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन अ रफ सरफेस। जब मैच स्टिक को स्ट्राइक किया जाता है रफ सरफेस पे जो साइड में बना होता है, तो द टिप ऑफ द मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ रेड फास्फोरस। जो मैच स्टिक का टिप होता है वो आप देखते हो किस केमिकल से बना होता है, रेड फास्फोरस से। जो आप देखते हो ब्लैक कलर का दिखाई देता है या फिर येलो कलर का, रेड कलर का, वो क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है रेड फास्फोरस अलॉन्ग विथ सम अदर केमिकल्स। या तो फिर उस रेड फास्फोरस के अंदर कुछ और भी केमिकल्स को मिला के
हम क्या करते हैं उस मैच स्टिक के टिप पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैच स्टिक प्रिपेयर होता है, हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वुड यूज्ड इन द मैच स्टिक इज आल्सो ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय द हीट। जब हम वुड को यूज करते हैं मैच स्टिक में, उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब वो भी एक तरह से इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करता है बाय द हीट प्रोड्यूस। जब हम उसको टिप को क्या करते हैं मैच स्टिक से तेज़ी से जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो उस कंडीशन में अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लेता है और इसी वजह से वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है मैच स्टिक। द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल goes off when we blow over it strongly. It is because the air current lowers the temperature of burning wax vapors below their ignition point. तो देखो बच्चों, जब फ्लेम को बर्न किया जाता है, द फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल, जो बर्निंग कैंडल होता है उसको, उसके फ्लेम को जब हम ब्लो करते हैं तेज़ी से, स्ट्रांगली ब्लो करते हैं, तो वो क्या होता है गोज़ ऑफ, मतलब बुझ जाता है। तो इट इज़ बिकॉज द एयर करेंट लोअर्स द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो एयर करेंट हमारे माउथ से निकल रहा होता है, वो क्या करता है, हमारे माउथ से जो भी करंट, एयर करेंट्स निकल रहा है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है। और टेम्परेचर को कम करता है किसके, बर्निंग वैक्स वेपर्स के टेम्परेचर को इतना कम कर देता है कि इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन पॉइंट से भी कम कर देता है। इस वजह से जो बर्निंग कैंडल्स होते हैं वो बुझ जाते हैं। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्रीथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्रीथ एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। दस द फ्लेम गोज ऑफ, इसी वजह से जो फ्लेम होता है वो बुझ जाता है। CO2 एक तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस से थोड़ा भारी होता है। इसी वजह से जब ब्लो किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकलती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर देती है, वहाँ आने नहीं देता है, ठीक है। जैसे हम बहुत तेज़ी से ब्लो कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन से काफ़ी भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो कवर कर लेता है उस मटेरियल को और वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई जो होता है ऑक्सीजन का उसको कट कर देता है, जिसकी वजह से वो सबस्टांस क्या होता है, बुझ जाता है। उसमें जो फायर होता, जो भी फ्लेम होता है वो क्या होता है, बुझ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों डू यू नो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर ये बताया गया है कि मोर देन 4000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले जो इजिप्टियंस थे उन्होंने एक मैच स्टिक बनाया था बाई कोटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड, एक कोटिंग करके स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड का विथ सल्फर। पाइन वुड जो था उस पाइन वुड पे उन्होंने सल्फर को कोएट करके एक तरीके का मैच स्टिक बनाया था, ठीक है। ये 5000 साल पहले इजिप्टियंस ने ये बनाया था। एंड दीज कॉट फायर ईजली व्हेन दे वेयर र्यूब्ड स्ट्रांगली विथ ईच अदर। जब वो इसे एक दूसरे के साथ र्यूब्ड करते थे तेज़ी से स्ट्रांगली, तो दोनों में टक्कर होती थी और एज ए रिजल्ट ऑफ सच र्यूबिंग फ्रिक्शन, और इसकी वजह से फ्रिक्शन रेज होता था और उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता था, फ्रिक्शन होता था उनमें। स्ट्रांगली जब उसको क्या किया जाता था, र्यूब्ड किया जाता था, तो उनमें फ्रिक्शन होता था, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर रेज करता था सल्फ़र का, और सल्फ़र का जब टेम्परेचर रेज करता था और जस्ट एबव इसके जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर होता था सल्फ़र का, वो क्या करता था, कैच कर लेता था फायर। एंड दिस इन टर्न इग्नाइटेड द पाइन वुड पीसेस। तो इस तरीके से जब पाइन वुड जो होता है, पाइन वुड का जो टुकड़ा होता है उसे जब इग्नाइट किया जाता है
तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है और टेम्परेचर बढ़ता है सल्फ़र का, इस वजह से वो कैच कर लेता है फायर। नेक्स्ट डू यू नो में ये बताया जा रहा है कि मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंसी। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, आप जंगलों में देखते हो आग लग जाती है, वो ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन की नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के नज़दीक लोग रहते हैं, ठीक है, जो जंगलों के नज़दीक लोग रहते हैं, वे क्या करते हैं? मे नॉट एक्सटिंग्विश द बर्निंग वुड, वो बर्निंग वुड को आफ्टर कुकिंग और समटाइम्स जब वो कुक करते हैं, पकाते हैं भोजन, उसके बाद केयरलेसनेस की वजह से जो बर्निंग होता है, मतलब मैच स्टिक को बर्न करने के बाद वो क्या करते हैं? ड्राई ग्रास पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? वो कैच कर लेता है फायर, और उसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में कैच कर लेता है फायर और बहुत तेज़ी से आग लग जाती है। सच एक्ट्स ऑफ केयरलेसनेस कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर्स। इसी वजह से ह्यूमन की इस नेग्लिजेंसी की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से फॉरेस्ट में क्या होता है? आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर्स इसी वजह से लीड हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, वी कैन नाउ कंक्लूड दैट फॉर प्रोड्यूसिंग और सस्टेनिंग कम्बशन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर नेसेसरी। तो अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन करते हैं कि किसी भी कम्बशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, क्या क्या ऐसे कंडीशंस है जो कम्बशन के लिए रिक्वायर्ड है या कम्बशन को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, देयर मस्ट बी अ कम्बस्टिबल सबस्टांस, मतलब जो सबस्टांस हो कम्बस्टिबल नेचर का हो। दूसरा पॉइंट है देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पर किसी भी मटेरियल को कैच करने के लिए, फायर या फिर कंबस्ट करने के लिए उस मटेरियल को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का या फिर एयर का। थर्ड पॉइंट है द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर। देखो हर एक मटेरियल का, हर एक सबस्टांस का, हर एक कंबस्टिबल मटेरियल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर से जैसे ही इस इग्निशन टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल कंबस्ट हो जाता है। मतलब कंबस्टिबल मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, शुड बी एबव, इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? शुड बी द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो एबव होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल के। तो ये बच्चों 3 पॉइंट्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जनरली, ठीक है, इसको ज़रूर लर्न कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कंबस्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है। ओके बच्चों, थैंक यू।